Hello everyone, welcome to the Exia IAS Academy। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो मैं इसमें हर आर्टिकल का आपको समरी बताऊंगा, चीज़ों को बस इन शॉर्ट एक टच देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो पर्टिकुलर आर्टिकल है उसका कौन सा आइडिया, फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो है प्री और मेंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो भी एनालिसिस है बेस्ड है आपके ऑफिशियल सिलेबस के मुताबिक और जो पास्ट ईयर के प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर है उसके मुताबिक है, ताकि चीज़ें जो है जो डिस्कशन है ऑथेंटिक रहे और क्रेडिबल रहे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो इससे पहले मैं ये एडवर्टाइजमेंट अनाउंस करना चाहूँगा। एडमिशन ओपन है एक्जिया IAS एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रश कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो मैं सजेशन देता हूं कि आप फाउंडेशनल कोर्स से ही जुड़े, जिसमें हम लगभग 1 साल के अंदर पूरा जो सिलेबस है यूपीएससी का और डिफरेंट स्टेट पीसीएस का उसको कम्प्रीहेंसिव तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ आपको कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी क्लासेस रहेंगी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है प्री मेंस इंटरव्यू इवेंट सिलेक्शन का। रेगुलर टेस्ट भी दिया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस। इसी के साथ 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपका जो भी वीकनेस है, आपके जो भी स्ट्रेंथ है, डाउट है, उन सभी चीज़ों के ऊपर वर्क किया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें आप जुड़ के आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपके मन में अगर कोई डाउट है, किसी चीज़ को डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर 6002417488 नंबर पे। ध्यान रखिएगा, हमारा इंस्टीट्यूट का वन एंड ओनली ऑफिशियल नंबर है ये। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट वुमेन सेफ्टी के बारे में। तो वुमेन जो है अभी, या फिर वुमेन रिलेटेड जो इशू है, तो वुमेन ओवरऑल क्या है, एक थीम बन के क्वेश्चन थीम है, और उसके ऊपर डिफरेंट शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपके वुमेन रिलेटेड क्या कंसर्न्स हैं, तो उसी कंसर्न में से एक कंसर्न इसमें आया है अबाउट पोश एक्ट। तभी पोश एक्ट क्यों बनाया गया था? ताकि वुमेन का जो आपका वुमेन को जो सेक्सुअली हैरास किया जाता है या फिर मोलेस्ट किया जाता है आपके वर्क प्लेस पे, उन चीज़ों को रोकने के लिए, वुमेन को वर्क प्लेस में जो उनका सेफ्टी है उसको इंश्योर करने के लिए, तो पोश एक्ट को आपका लाया गया 2013 में, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो अभी ये जो पोश एक्ट है, इसमें क्या मैकेनिज्म है उसको हम थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अभी जो पोश एक्ट है उसके तहत क्या करना पड़ता है, आपका इंटरनल कंप्लेन कमेटी का गठन करना पड़ता है, और ये मैंडेटरी है इन एवरी ऑफिस एंड ब्रांच, सरकारी हो या आपका सेमी सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, उसमें इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाना काफ़ी मैंडेटरी है। ये एकदम ज़रूरी है। ओके, और ये जो कंप्लेन कमेटी रहेगा इसको आपकी कौन हेड करेगी? बाय अ सीनियर वुमेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इसी के साथ आपके और 2 मेंबर रहेंगे, इंटरनल मेंबर, जो कंपनी है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है उसी के, जिनको आपका क्या है, आइडिया है अबाउट राइट्स एंड लीगल नॉलेज, प्लस 1 एक्सटर्नल मेंबर इसमें इंक्लूड किया जाएगा। एनजीओ से हो सकता है, इंडिपेंडेंस एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। तो कितने हो गए? एक आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है 1, बाकी और 2 इंटरनल मेंबर 3, और एक आपके एक्सटर्नल मेंबर 4। और ध्यान रखिएगा ये जितने मेंबर रहेंगे इसमें 50% मस्ट बी वुमेन, क्योंकि जो पोश एक्ट है वो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए बनाया गया है। ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है, ये स्पेशली वुमेन का जो आपका सेक्सुअल हैरासमेंट होता है वर्क प्लेस में उसको काउंटर करने के लिए, वुमेन का जो वर्क प्लेस पे राइट है, राइट टू सेफ्टी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये लॉ लाया गया है स्पेशली।
अभी सवाल ये खड़ा होता है कि आपका बाकी जो डिफरेंट जो और इंस्टीट्यूशन है जिसमें 10 से कम मेंबर है, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल कमिटी को बनाया जाएगा फॉर वर्क प्लेस विथ लेस देन 10 एम्प्लॉय। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए आपका क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी रहेगा। तो हम 3 तरीके से आप इसमें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट देख सकते हैं, 10 से ज़्यादा, 10 से नीचे और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेगा जो पोस्ट की कंप्लायंस को देखता रहेगा कि पोस्ट एक्ट के हिसाब से इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी है या नहीं बनी है, उस तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ध्यान रखिएगा जो पोस्ट है उसको सिविल पावर भी है, वो समन कर सकता है, जो विटनेस है उनको एग्जामिन कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स आपका ले सकता है और सिविल कोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। और जो मैटर है उसको 90 डे के अंदर उनको शॉर्ट आउट करना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि वर्क प्लेस में आपके क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम देखे जाते हैं अगेंस्ट वेमेन जो अनवेलकम होते हैं, जैसे अनवेलकम सेक्सुअल आपका टेंटेड बिहेवियर, फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश करना, डिमांड और रिक्वेस्ट करना फॉर सेक्सुअल बिहेवियर। ओके, या तो डिमांड किया है या फिर रिक्वेस्ट किया है, तो उससे भी क्या है, वुमेन आपको अननेसेसरी हैरास्ड होती है, मेंटल हैरासमेंट, इमोशनल हैरासमेंट। तो उसके लिए क्या है आपका ये जो भी इसमें मेंशन किया गया है, फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करना, डिमांड रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअली कलर्ड कुछ रिमार्क्स देना, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को दिखाना, अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना। तो इन सभी ऐसे जो मुद्दे आएंगे तो उसमें क्या होगा, अभी ध्यान रखिएगा कि जो आपके रेप जैसे जो केसेस देखे जाते हैं, ओके, जो काफ़ी हीनियस है, तो वो होने से पहले ही अगर इस तरीके के कोई आपके इस कोई आपका साइन मिला है तो उस साइन को रोकना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, वर्क प्लेस में इन सभी चीज़ों को जो मेनली साइन है उसको दूर करना ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या किया गया है, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इन व्यवस्थाओं को किया गया है। लेकिन इसमें अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स में ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देन मेंस के लिहाज से अगर देखें तो आप जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है उसमें क्या आपकी प्रॉब्लम देखी गई है, यूनिवर्सलिटी नहीं देखी गई है। स्पेशली आपके जो मैनी वर्क प्लेस होते हैं लाइक एजुकेशन, हेल्थ, स्टार्टअप, गिग इकोनॉमी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें लैक ऑफ फंक्शनल है। जो आपकी आईसीसी है या तो गठन ही नहीं हुई है या गठन होने के बाद फंक्शनल नहीं है। फिर आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अंदर जो मेंबर है उनके अंदर ट्रेनिंग का डेफिसिट है, ड्यू प्रोसेस को जो फॉलो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम देखी जाती है, बायस देखा जाता है अगेंस्ट वुमेन। फिर आपका रिलायबल कोई डेटा नहीं है नेशनल लेवल में अगर देखें तो ये जो भी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है इन्होंने कैसे वर्क किया है, कितने केसेस आए हैं, कितने को डिस्पोज किया है, वो सभी का डेटा होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि इसका आपका सक्सेस और फेलियर रेट को पता लगाया जा सके। फिर आपका फ्रेगमेंटेड मिनिस्टरियल अकाउंटेबिलिटी आप देख सकते हैं। अभी जो पोस्ट एक्ट है वो आता है आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर, लेकिन आपका इम्प्लीमेंट कहाँ होता है, डिफरेंट इंडस्ट्री में, जहाँ आपका क्या होता है, ये जो हैरासमेंट का प्रॉब्लम है वो देखा जाता है, लेकिन लेबर मिनिस्ट्री के पास इसका कोई आपका रोल नहीं है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास है। तो इसीलिए क्या है, आपका जो एक अकाउंटेबिलिटी होती है मिनिस्टरियल वो फिक्स नहीं हो पाती है, विक्टिम सपोर्ट का गैप है। तो ये सभी चीज़ें हमें मेंस में लिखना ज़रूरी रहेगा और पूछा जाएगा उसी हिसाब से। थोड़ा बहुत आप हिस्ट्री भी इसका देखना चाहे तो 1992 में आपकी बनवारी देवी जी थी जिनको आपका क्या किया गया, काफ़ी हीनियसली गैंग रेप किया गया। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही थी, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट आपकी आवाज़ उठा रही थी, प्रिवेंट करना चाह रही थी चाइल्ड मैरिज को। उसी के बाद आपका 1997 में क्या हुआ, विशाखा जो आपका केस था, विशाखा एंड ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन को आपका दिया था। और ये जो विशाखा गाइडलाइन है उसी का जो लीगल आपका ये आपका जुडिशियल गाइडलाइन था।
ओके उसी को एक्ट का आकार दिया गया इन 2013 जिसको पोश कहा जाता है, पोश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो इसका थोड़ा हिस्ट्री ट्रेस करना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं पास्ट में भी क्वेश्चन आया है कि टाइम एंड अक्रॉस टाइम एंड स्पेस वुमेन किस तरीके से जो आपकी प्रॉब्लम है फेस कर रही है, तो उसमें आप इन सभी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। बाकी मैंने इन शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश की कि क्या प्रीलिम्स में आ सकता है और क्या मेंस में आ सकता है। इसमें थोड़ा आप कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी डाल सकते हैं, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो इन सभी चीज़ों को, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इनको थोड़ा सा आप लिंक करके लिखेंगे तो आंसर काफ़ी बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, कोई भी आर्टिकल हो दोनों ही लिहाज से इंपॉर्टेंट रहता है, कम ज़्यादा परिमाण से। तो अभी इसमें अगर देखेंगे तो हाल ही में जो आपका नासा इसरो जॉइंट जो सैटेलाइट है जिसका नाम है निसार, उसको लॉन्च किया जाना है। 30 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, मतलब कल परसों तक। और कहाँ से लॉन्च होगा? इंडिया के श्रीहरिकोटा जो लॉन्चिंग पैड है वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। कौन से लॉन्च व्हीकल से? GSLV मैक 2 रॉकेट से। तो अभी ये जो आपका डेवलपमेंट है स्पेस सेगमेंट में, जो कोलैबोरेशन है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। निसार का फुल फॉर्म, ओके, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। देन कहाँ से, कब, कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया वो, एंड देन मेंस के लिहाज से या फिर प्रीलिम्स में भी एक स्टेटमेंट वाइज आ सकता है कि जो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो है इसका क्या फंक्शन रहेगा, ये किस तरीके से फंक्शन करेगा। तो इसका क्या काम होगा कि अर्थ को आपका 12 डेज के साइकिल में अर्थ को ऑब्जर्व करना, अर्थ का जो आपका अर्थ है, जो आइस शीट है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स है, इन सभी को मैप करना। तो इसको अगर मैप किया जाता है, इससे डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो उससे मदद कैसे मिलेगी? डिजास्टर मैनेजमेंट में, अर्बन प्लानिंग में, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में, ग्राउंड वाटर या फिर आपके जो अबव द ग्राउंड वाटर है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए हमें क्या होगा? डिफरेंट तरीके से डेटा मिलेगा। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ओके, इन सभी चीज़ों से, गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग, इन सभी एस्पेक्ट से आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं जो मेंस में पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है, प्राइजेस आर गोइंग कोकोनट्स। तो अभी जो कोकोनट का प्राइस है वो काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। तो अभी कोकोनट अगर देखें तो कोकोनट का पहले ये हमें देखना ज़रूरी है कि जो टॉप कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन से हैं। तो ये साउदर्न स्टेट है, नंबर 1 में कर्नाटका है, तमिलनाडु है सेकंड में, केरला थर्ड में, आंध्र प्रदेश फोर्थ में। क्योंकि आपके साउथ इंडिया में जो 5 स्टेट है इसमें कोकोनट और कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। खाने में कोकोनट ऑयल आप देख सकते हैं, ओके, या फिर आप जैसे नारियल की चटनी खाना, ओके, डोसे इडली बनाना, तो उसमें जो भी आपकी इंग्रेडिएंट्स लगती है उसमें नारियल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और जो साउथ का कल्चर है उसमें भी नारियल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अभी नारियल का आप देख सकते हैं एक इकोनॉमिक रोल है, एक उनके जो फूड कल्चर है उसमें इसका रोल है। तो अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से डिफरेंट क्रॉप के ऊपर जिस तरीके से आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसी तरीके से क्या हो रहा है, कोकोनट के आपका प्रोडक्शन में भी, कोकोनट की जो यील्ड है उसमें भी क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और इसीलिए क्या है, कोकोनट की शॉर्टेजेस देखी गई है या फिर कोकोनट ऑयल की शॉर्टेजेस देखी गई है, जिससे क्या हो रहा है, इसका प्राइस जो है वो सोअर कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसे अभी क्या है, जो आपका फूड प्राइस का जो इन्फ्लेशन होता है स्टेट वाइज, जो हम इन्फ्लेशन निकालते हैं, तो उसमें क्या है, इस तरीके के जो फूड क्रॉप्स है, जो पीपल इसको क्या करते हैं अपने स्टेपल डाइट में यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके
आपके जो फूड सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। और एनवायरनमेंट चेंज की वजह से अगर इसका कोकोनट का ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ता है, यील्ड में इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, जो आपके किसान भाई है, बहन है, जो इससे जुड़ी हुई है, उनके लाइवलीहुड में भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो प्रीलिम्स के लिहाज से कोकोनट ऑयल जो है आपका कौन से स्टेट्स में आपका सबसे ज़्यादा कोकोनट प्रोड्यूस होता है या फिर कोकोनट ऑयल प्रोड्यूस होता है, और कोकोनट का कल्चर के साथ क्या कनेक्शन है। अगर आप नॉर्थ इंडिया और अक्रॉस इंडिया भी देखें तो कोकोनट का क्या है आपका, इसका कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है वो देखा जाता है कि हम कोई भी आप का शुभ काम करते हैं तो उसमें कोकोनट का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन सभी के एंगल से इसको देखना काफ़ी ज़रूरी है। कोकोनट अभी क्या है, जो आपके साउथ इंडियन स्टेट है, जो कोस्टल रीजन्स है, उसमें बहुत ज़्यादा कोकोनट आपका उगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सॉइल है वो सुइटेबल है फॉर कोकोनट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ध्यान रखिएगा इसके साथ जो एडिशन था न्यूज़पेपर का वो मैंने डिलीट कर दिया है। बाकी आपके पीडीएफ जो है, आपके पीडीएफ आपको जो दिया गया है उसमें अवेलेबल है, उसको थोड़ा बहुत आप रीड कीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द रत्ना ऑफ इंडियन थिएटर। तो इसमें रतन श्याम जी के बारे में मेंशन किया गया है। तो रतन श्याम जी मणिपुर के थे और जो आपका थिएटर होता है उसके पायोनियर थे इन मणिपुर। और पूरे जो आपके इनका जो थिएटर का जो भी कंट्रीब्यूशन था वो काफ़ी यूनिक था, और काफ़ी आपके जो सोसाइटी के जो सोशल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, उनको भी किस तरीके से उनके थिएटर ने दर्शाया उसके बारे में मेंशन किया गया है बाय फिल्म मेकर, एक्टर, प्रोड्यूसर जाहनु बोरुआ जी। जाहनु बोरुआ जी काफ़ी आपके रिनाउंड फिल्म मेकर है, स्पेशली फ्रॉम असम। ओके, और इन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है। तो इन्होंने इनके जो पर्सनल टच था विथ रतन श्याम जी, इसके बारे में मेंशन किया है कि रतन श्याम जी ने किस तरीके से आपके जो नाट्य शास्त्र है, तो नाट्य शास्त्र क्या है, भरत मुनि जी द्वारा लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें थिएटरिकल परफॉर्मेंस, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इन सभी चीजों के बारे में मेंशन किया गया है। ये अर्लीस्ट रिटन बुक है इन वर्ल्ड। तो उससे कैसे इंस्पायर्ड होके हमारे डिफरेंट जो एक्टर्स थे या फिर आपके फिल्म मेकर्स थे या फिर थिएटर के जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने किस तरीके से इंस्पिरेशन ली, और जो थिएटरिकल परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से क्या कर रहा है, सोसाइटी में जो केओस है, पॉलिटी में जो केओस है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको किस तरीके से आपके थिएटर में दिखाती है, स्टेज में परफॉर्म करती है, और जो लोगों का आपका क्या है, जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो शेप करती है, लोगों को नॉलेजेबल बनाती है, किसी एक चीज में राइट अप्रोच देने की कोशिश करती है, और उससे लोगों का जो एटीट्यूड है उसमें चेंजेस आता है और बिहेवियर में चेंजेस आता है, और लोग क्या करते हैं, सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज में इसको डिमांड करते हैं। तो जो थिएटर है वो क्या है, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, जो हमें देखना ज़रूरी रहता है। तो अभी क्या है, आपको रतन श्याम जी के बारे में प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि पर्सनालिटी रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। और इनके जो प्रोडक्शन है, इन्होंने क्या क्या प्रोड्यूस किया है, उत्तर प्रियदर्शी, चक्रव्यूह, अंधयुग और ऋतु संहारा। तो अभी ये जो भी आपके इसमें जो भी मास्टरी है, उनका जो एथिकल विजन है, वो हम इससे जान सकते हैं, और किस तरीके से उन्होंने थिएटर को यूज किया था मूवमेंट के लिए, ताकि पीपल के अंदर क्या की जा सके, एक मूवमेंट लाई जा सके, जिससे सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज को हम डिजायर्ड तरीके से कर सकते हैं। और उनके जो भी प्ले थे वो काफी ग्राउंडेड थे इंडियन ट्रेडिशंस को लेके, इंडिया के जो भी संस्कार है, जो भी ट्रेडिशन है, जो भी कल्चर है, जो भी सोसाइटियल नॉर्म्स है, उनको काफी दर्शाया गया है। पर्टिकुलरली मणिपुर एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया को दर्शाया गया है। तो ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है, प्रीलिम्स में स्पेशली पूछा जा सकता है, और मेंस में भी थिएटर का क्या इम्पैक्ट रहता है सोसाइटी में, सोसाइटियल एथिक्स में, सोसाइटियल चेंज में, उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं।
जैसे पैडमैन जैसी मूवी हो, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी मूवी हो, जिन्होंने क्या किया है, सोसाइटी में लोगों को नॉलेज दिया है अबाउट सैनिटेशन, अबाउट वुमेन हेल्थ। तो ये सभी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ लिंक करके देख सकते हैं। बाकी आप आसाम से देखिए तो श्रीमंत शंकर देव जी ने जो अंकिया नाट आपका प्रस्तुत किया था, जो आपकी भावना होती है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी में सोशियो रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन सभी चीज़ों ने लेके आया है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बियॉन्ड लेथर्जी व्हाट द 7/11 केस रिवील्स अबाउट फ्लॉड टेरर ट्रायल्स। तो ध्यान रखिएगा, जो 2006 में बॉम्बे ब्लास्ट जो था, उसके जो भी आपके अक्यूज्ड थे, जिनको आपके लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, फिर हाई कोर्ट ने आपके उनके अगेंस्ट जो भी चार्जशीट थी, उनमें डिफरेंट शॉर्ट ऑफ लेक्यूनास होने की वजह से एक्विटल कर दिया गया था, और फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। तो ये जो पूरा केस है, इसमें आपके जो एक्विटल हुआ या फिर कन्विक्टेड हुए, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें आपका दो इम्पॉर्टेंट पहलू रहता है। एक हो गया आपका पुलिस, जो क्या करती है, अक्यूज्ड को गिरफ्तार करती है, उसके ऊपर आपकी जो एविडेंस है वो कलेक्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, और प्रॉपर चार्जशीट उनको फाइल करना होता है। और उसी के बेस पे क्या करती है, जो जुडिशरी है वो आपका जस्टिस देती है या फिर अपना राय देती है। तो अभी इसमें क्या है, जो पुलिस का जो रोल है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है कि आपके जो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है, उसमें आपके क्या होते हैं, काफ़ी जो लीगली वैलिड चीज़ें नहीं होती है, जैसे टॉर्चर करके किसी से आपका चीज़ों को उगलवाना या फिर किसी चीज़ में उनको एग्री कराना, जो आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के भी खिलाफ है और हमारे जो एविडेंस एक्ट है उसके भी खिलाफ है। ऐसे जो आपके एविडेंसेस है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, आपका जो क्रिमिनल्स होते हैं जिन्होंने क्राइम किया है, स्टिल वो क्या करते हैं, आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से बच निकलते हैं, और जो विक्टिम थे उन विक्टिम्स को कभी आपका जस्टिस नहीं मिल पाता है। जैसे अभी इसी बॉम्ब ब्लास्ट केस में आपके हंड्रेड्स ऑफ जो फैमिली है, जिनके लोगों का आपका डेथ हुआ बिकॉज ऑफ दिस बॉम्ब ब्लास्ट, तो वो फैमिली क्या है, सालों से जस्टिस के लिए इंतजार करते आई है। तो अब देखिए 2006 का केस है, कितना समय लग रहा है इसमें। तो इससे क्या पता चलता है, जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, जस्टिस आपका डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो इसमें देखा जा रहा है। तो इस तरीके के जो सीरियस केस है, इसमें आपका जो पुलिस है उनको काफ़ी बारीकी से चीज़ों को जांच करना होता है, और ध्यान ये रखना है कि जो भी जांच हो रही है वो एज पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लीगल जो प्रोसीजर्स है, जो स्टैब्लिश नॉर्म्स है, उसके हिसाब से हो, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ ना रहे। नहीं तो जो विक्टिम है उनको जस्टिस नहीं मिल पाता है, और हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उससे लोगों का जो भरोसा है वो ऊब जाता है, जो एक डेमोक्रेटिक नेशंस के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए क्या है, अभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर ओवरऑल आपको क्वेश्चन बन सकता है। बाकी चीजें इसमें पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, कि किस तरीके से रेड टेपिज्म की वजह से। तो अभी रेड टेपिज्म क्या होता है, आपका जो ओवर रेगुलेशन होता है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, आपका जो भी आपका हमारा बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए जो भी परमिशंस चाहिए, तो ओवर जो रेगुलेशन है, ज़्यादा लॉ होने की वजह से ओवर रेगुलेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी छोटा काम करने के लिए भी, जैसे आपने कोई एक, इसमें स्पेशली आपके जो सोलर एनर्जी प्रोग्राम है उसके बारे में कहा गया है कि हमारे देश में सोलर एनर्जी प्रोग्राम एक अगर छोटा आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 से ज़्यादा परमिशन लेने पड़ते हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑफिसेस, लेबर को लेके हो, लैंड को लेके हो, एनवायरनमेंट कंसर्न को लेके हो। तो उससे क्या होता है, जो आपके ब्यूरोक्रेसी होती है वो एक हर्डल की तरह काम करती है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रेगुलेशंस।
तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि लगभग 2700 से भी ज़्यादा रीज़न है कि क्यों इंडिया में रेट टैपिज्म को कट करना है। और लास्ट जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है करंट वाला, उसमें भी मेंशन किया गया है कि हमारे देश को अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, देन डी रेगुलेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड इट नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ टाइम बाउंड मैनर। इसको टाइम बाउंड मैनर में इम्प्लीमेंट करना होगा जो डीरेगुलेशन है, अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो पोटेंशियलिटीज है उसको हम लूज कर देंगे। तो अभी इसमें अगर हिस्ट्री देखें तो 1991 से पहले बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग का प्रोविजन था, कोटा का प्रोविजन था, तो इसीलिए हमने इकोनॉमी के सेगमेंट में बहुत लैग किया। 1991 में जब आपका एलपीजी लिया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उसके तहत काफ़ी डीरेगुलेशन किया गया, नो डाउट। फाइनेंशियल डीरेगुलेशन हो, टैक्सेशन में हो, लेकिन लेबर में जो डीरेगुलेशन है वो रह गया। एनवायरनमेंट में और स्ट्रिक्ट लॉज बन गई। स्टेट लेवल पे जो आपका डीरेगुलेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो इन 2-3 रीज़न की वजह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफ़ी नेगेटिव है। नो डाउट बहुत ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी इतना ठीक नहीं हुआ है जिससे लोग क्या करें, जो एंटरप्रेन्योर्स है वो एनकरेज्ड हो। और ज़रूरी है हमारे देश में जो जॉब गिवर्स है, जो जॉब गिव करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं, उनका आपका मोटिवेशन बना रहे, उसके लिए डीरेगुलेशन काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो ये आर्टिकल डीरेगुलेशन, उसके बाद आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी को लिंक करके आप मेंस में पूछा जा सकता है आपको। इसमें बात किया जा रहा है कि भाई वंस एक्सेस टू नेचर वाज सेग्रीगेटेड बाय रेस। तो एक समय था जब जो कॉलोनियल पावर्स थी यूरोप की, वो क्या करती थी, डिफरेंट रीजन में जाके उसका जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको एक्सट्रैक्ट करती थी और जो लोकल पॉपुलेशन थे उनको एक्सप्लॉइट करती थी। तो इसमें लिखा है कि साउथ अफ्रीका सफर्ड डेकेड्स ऑफ एपाथाइट वाइल वाइल्ड लाइफ सीन एज अ रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट। तो वाइल्ड लाइफ को रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट की तरह देखा गया। आपका वाइल्ड लाइफ को किल करना हो, पेड़ काटने हो, ओके, या फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट करना हो, कोल एक्सट्रैक्ट करना हो, इन सभी चीज़ों को देखा गया। तो वंस एक्सेस टू नेचर वाज सेग्रीगेटेड बाय रेस, तो जो आपके सो कॉल्ड सुपीरियर रेस मानते थे खुद को, उन्होंने आपका सेग्रीगेट कर दिया। नाउ ग्रीन टेक्नोलॉजी फिक्सेस सिक प्रॉफिट। और अभी क्या कर रहे हैं, जो आपके डेवलप नेशंस है वो ऐसे टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, हमारे जैसे नेशंस में जिनके ऊपर कॉलोनियल इम्पैक्ट था उसको ये टेक्नोलॉजी बेच सके और उनको ये भी बदनाम कर सके कि हम ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, हमें ग्रीन ट्रांजिशन करना चाहिए। और अगर हम ग्रीन ट्रांजिशन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ की जो प्रोडक्ट है वो यूरोपियन मार्केट्स या फिर वेस्टर्न मार्केट्स में नहीं बिकेगी, उसमें आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लाया जाएगा। तो इसमें काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है जो आपके डेवलप नेशन है उनको, कि किस तरीके से डेवलप नेशंस क्या कर रही हैं, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो अपने हिसाब से बना रही है और एनवायरनमेंट को वो किस तरीके से हार्म कर रही है। ओके, तो यही आज का लास्ट आर्टिकल था। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं पूरा आपको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि हम ज़्यादा आर्टिकल इंक्लूड करते हैं ताकि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव को दे सके, ताकि आप खुद से भी जब पढ़े तो चीज़ें आपको समझ में आए। और जैसे कि आप एक पोटेंशियल सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, तो हर चीज़ में स्पून फीडिंग भी सही नहीं होता है। अगर एक बेटर आइडिया भी आपको दे दिया जाए कि ऐसे ऐसे टॉपिक बन सकते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं। बाकी हम क्लासरूम में चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझाते हैं, हर सब्जेक्ट का 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक लगा के, तो वो आपके इस यूट्यूब वीडियो में थोड़ा कम पॉसिबल हो पाता है। ओके, तो आई होप चीज़ें आपको जिस्ट के आकार में समझ में आई है। कोई डाउट रहता है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। इसी के साथ आज का जो एनालिसिस है वो समाप्त होता है।